Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 11th Physics Mathematical Tools in Physics, today we will study about the topic integration. Okay, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होता है, क्लास 11th में इंटीग्रेशन यूज होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया था। दो लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो जिसमें हमने पहले वाले में हमने डिफरेंशिएशन उससे रिलेटेड फॉर्मूला और क्वेश्चंस किए थे, और सेकंड में हमने फिर प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड कोसाइन रूल वगैरह किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे। तो अब हमें एक टर्म होता है इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन का भी फिजिक्स में हमारा यूज होता है। वैसे ये जो इंटीग्रेशन जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो क्लास 12th में पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये पूरा मतलब बहुत बड़ा है अपने आप में। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन छोटा टॉपिक नहीं है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में यूज होगा, ठीक, जो कि बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे आया, कैसे ये हुआ, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है ये सबसे पहले रिवर्स होगा। रिवर्स मींस ये उल्टा होगा। उल्टा किसका होगा? डिफरेंशिएशन का। ठीक, जो हमने डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा था तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टे फॉर्मूले यानी कि रिवर्स हो जाएंगे फॉर्मूले किसमें? इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे हमारे पास आता है। तो इंटीग्रेशन के लिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कर्व है। हमने कर्व में जब डिफरेंशिएशन आपको एक्सप्लेन किया था, यानी कि ये y एक्सिस और y और x, y वर्सेस x कोई कर्व है, तो हमने डिफरेंशिएशन के टर्म में मान लीजिए कोई ये, ठीक, ग्राफ है। तो हमने क्या कहा था, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। dy बाय dx डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ y वर्सेस x। वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्राफ हो सकता है ऐसे कर्व्ड भी हो सकता है। जनरली कर्व्ड वाले के लिए हमने डिफरेंशिएशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था वहां पर और हमने समझा था। अब हम बात करें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या यूज है, क्या इसका मतलब है? तो सबसे पहले अगर यहां पर बोला जाए आपसे, इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालिए। जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। क्लास 9th में जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते थे तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम निकालते थे। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या शो करता था? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस, जबकि हम डिस्कस करते थे मोशन इन वन डायरेक्शन। जैसे मैं कहूं सपोज ये नॉन यूनिफॉर्म, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सपोज, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये किसके लिए होगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होगा। ये तो वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करते थे, इसके अंडर का एरिया जो हम निकालते थे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था। और इन्हीं सब हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए 9th में आप लोगों ने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है। जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ तो आप स्लोप निकालते थे इसके लिए, लेकिन इसके लिए आप क्या निकालते थे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके लिए ग्राफ अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हम कुछ ऐसा ग्राफ लेते थे, अगर आपको याद आए। फाइनाइट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता था, इनिशियल वेलोसिटी फाइनाइट, तो हम क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, कुछ ऐसे सॉल्व करते थे। ठीक, तो इस एरिया हमें क्या निकालता, ऐसे ग्राफ का एरिया से हमें पता चलता था कि डिस्टेंस कवर्ड। ऐसी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव की थी, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसे केसेस में हमें एरिया निकालना बहुत इजी है, बहुत ही हमारे लिए इजी है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर ग्राफ हमारे पास, ये हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए देखा था 9th में, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं तब हम कैसे एरिया निकालेंगे? देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं एक ग्राफ में ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ है, ये कुछ ग्राफ बना दिया मैंने। अगर मैं कहूं इस ग्राफ के अंडर का एरिया निकालिए,
हमें क्या कहा मैंने, ग्राफ के अंदर का एरिया निकालेंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे? ठीक, तो ग्राफ तो भाई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि हम कोई ट्राइंगल बना दें या कोई रेक्टेंगल बना दें। तो ऐसे केसेस में हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहीं पर आया। अब कैसे देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर इस ग्राफ में हम कुछ स्ट्रिप कट कर लेते हैं। क्या स्ट्रिप? रेक्टेंगुलर छोटी छोटी स्ट्रिप। देखिए जैसे मैंने एक स्ट्रिप ये ले ली, ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली, ठीक, ये स्ट्रिप, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप हम इसको मानेंगे कि रेक्टेंगुलर होगी। तो मान लीजिए इस स्ट्रिप की जो विड्थ है, विड्थ कितनी है? dx है, x एक्सिस में पोजीशन इसकी विड्थ dx है, और y एक्सिस में इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग मान लीजिए कुछ वैल्यू, मान लीजिए कितनी? y, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया ये वैल्यू क्या है? y है, ठीक, या इसको कह दीजिए आप y1 कह दीजिए, y1 y2 y3 y1, और ये क्या मान लीजिए हमने dx ले लिया। तो भाई इसका जो एरिया हो जाएगा, केवल इतने रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप देखें लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा? y1 इंटू dx। लेकिन आप देखेंगे सर यहाँ पर क्या स्ट्रिप प्रॉपर है? प्रॉपर क्या है? रेक्टेंगुलर है? ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर नहीं है। देखिए इतना पोर्शन है ना रेक्टेंगुलर, ये जो पोर्शन आएगा, ये जो मैं कह रहा हूं पोर्शन, ये इतना पोर्शन एक्स्ट्रा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? चलिए, और आगे अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? मैंने एक स्ट्रिप यहां पर कट कर ली, बहुत ही स्मॉल, हमें डिफरेंट डिफरेंट हम स्ट्रिप कट कर सकते हैं। वही विड्थ मैंने dx रखी, यहां पर जो हाइट हो जाएगी इसकी y एक्सिस में जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? y2 हो जाएगी। तो यहां से एरिया अगर मैं इस रीजन का देखूं तो y2 dx, ये केवल इतने रीजन का एरिया है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? पूरे इसके अंडर का एरिया निकालना है। तो मैं एक और स्ट्रिप ले लेता हूं कहीं पर, ये मैंने स्ट्रिप ले ली, ठीक। तो इसमें भी जो विड्थ है, मान लीजिए विड्थ हमने dx ले ली, और यहां पर जो पोजीशन है वो क्या है? y3 है, मींस ये हाइट इसकी जो है वो कितनी है? y3। तो इस रीजन का एरिया कितना मिल जाएगा मुझे? y3 इंटू dx मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर बात क्या है? देखिए ऐसे हम यहां पर कोई एरिया का, यहां पर एक स्ट्रिप ले सकते हैं, ये मैंने स्ट्रिप ले ली, वही dx, और इसके करेस्पॉन्डिंग मान लीजिए पोजीशन y4 है, तो क्या हो जाएगा? y4 इंटू dx। तो टोटल एरिया निकालने के लिए आपको यहां तक का एरिया निकालना है। ऐसे ये टोटल इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बनेगा वो आपको निकालना है y वर्सेस x। तो हम क्या कहेंगे भी, अगर हमें y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx, ये बहुत सारे एरिया निकालेंगे। अगर मैं इन सबको सम कर दूं, समेशन y, या मैं इसको लिख दूं पहले y1 dx प्लस y2 dx, सारे एरिया ऐड कर दीजिए ना, y3 dx प्लस y4 dx प्लस 1 n ले लिए मान लीजिए हमने। तो इन सब इस छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। अब आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में समेशन पढ़ा है, समेशन। तो वहां पर टोटल एरिया के लिए ये भी टोटल एरिया निकाल रहा है हमारा, टोटल एरिया इक्वल टू, आपने एक साइन पढ़ा है सिग्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, याद आ रहा होगा आपको। ये सिग्मा बताता है इस पूरे का सम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखिए एक इतना लंबा नहीं लिख करके मैं लिख सकता हूं y n dx। n जहां पर जो होगा n इक्वल टू 1 से, अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो y1 dx, n अगर 2 रखोगे तो y2 dx, n3 रखोगे y3 dx। सिग्मा में सबको ऐड करना, इतना लॉन्ग टर्म में लिख करके हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये आपको 10 से पता है। n इक्वल टू 1 से मैंने n इक्वल टू n कह दिया, ठीक। तो अब इसमें क्या है? ये जो बताएगा हमें टोटल एरिया बताएगा इसका, लेकिन इसमें भी कमी है, ये भी अपने आप में पूरा नहीं है। क्यों पूरा नहीं है? ये जो हमारा y1 dx, y2 dx, y3 dx जो ये निकल रहा है ना रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर, जैसे मैं इस स्ट्रिप की बात करूं तो इसमें ये तो ठीक है ब्रेड, ऊपर आप देखिए यहीं तक तो रेक्टेंगुलर होगा प्रॉपर। क्या ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर बन रही है स्ट्रिप? नहीं। इतना एरिया बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? इतना एरिया तो इसका हम लीव कर दे रहे हैं, हम उस एरिया को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और जैसा अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप ये बना के दिखाऊं, जैसा
ये स्टेप मैंने बनाई dx। अब मैंने यहां पर मान लीजिए y5 है वैल्यू, तो क्या प्रॉपर रेक्टेंगुलर है? नहीं, हम तो रेक्टेंगल के हिसाब से एरिया निकाल रहे हैं, तो इतना पोर्शन बच जाएगा नहीं बच जाएगा? इसको हम करेंगे इस सिग्मा में हमारा ये वाला जो एरिया होगा जो ये बच जाएगा, इसको हम नहीं ले पा रहे, कुछ यहां भी बचेगा, तो इसलिए हम समेशन यूज नहीं करते हैं पूरा एरिया निकालने के, हम एक नया टर्म यूज करते हैं इंटीग्रेशन। वहां पर हम ऐसा साइन नहीं लगाएंगे, टोटल एरिया के लिए हम ऐसा साइन लगाएंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, टोटल एरिया अंडर कर्व। कर्व कौन सा है? y वर्सेस x, y वर्सेस x कर्व के टोटल एरिया हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये जो मैंने कर्व टाइप का साइन बनाया ना ऐसे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन लगाएंगे और किसका? y इंटू dx। इंटीग्रेशन क्या लगा दिया मैंने? y इंटू dx लगा दिया, या yn इक्वल टू dx और n इक्वल टू 1 टू n हम ऐसे लगा सकते हैं। बात समझ गए मेरी? या इन जनरल अगर हम y इसको n कुछ n की वैल्यू है, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक। या इन जनरल हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। और इसमें अब क्या है, यही हमारा टोटल एरिया को बताएगा। ये हमारे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो मैं आगे निकालूंगा। यानी कि जनरली आपको समझना है इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं हमेशा y dx के फॉर्म में, ठीक है। और अब इसमें यह है, मान लीजिए मुझे अगर 0 से लेकर के यहाँ x की कुछ वैल्यू है, यहाँ x की वैल्यू है सपोज 5 है, तो इसमें कुछ लिमिट हम बोलेंगे 0 टू 5, 0 टू 5, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट। अगर मेरे से कहा जाए यहाँ पर 1 है सपोज x एक्सिस में वैल्यू किसी भी फंक्शन की, और 1 टू 3 कहा जाए सपोज, तो उस समय मुझे मींस कितना एरिया निकालना है? यहां से लेकर के ये 1 टू 3 इतना ही रीजन का एरिया निकालना है, तो लिमिट लग जाएगी 1 टू 3। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब किसी इंटीग्रेशन में ऐसे लिमिट लगी होगी तो उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि किस रीजन से किस रीजन तक का। अगर कोई लिमिट नहीं लगी हो इंटीग्रेशन में तो हम उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो कुल मिला के ये इंटीग्रेशन का मेन हमारा था। तो इंटीग्रेशन क्या बताता है? अगर आप देखें इसका कंक्लूजन, अगर आप देखें, आप इसको नोट्स में ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा आप ग्राफ बनाएंगे, फिर आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन आपको बताता है y dx से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बताता है एरिया अंडर y वर्सेस x कर्व, यानी या ग्राफ, यानी y वर्सेस x जो कोई भी कर्व बनेगा उसके अंडर का जो एरिया होगा उसको हम इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे? y dx से, ठीक। तो ये तो इंटीग्रेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो जो डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन को हम d अपॉन dx अगर से डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन किसी ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? y वर्सेस x जो कर्व होता है उसके अंडर का एरिया को हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से। अब ये तो प्रॉपर अगर ग्राफ ऐसा है तो इससे भी निकल जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारा पुराना मेथड भी था, हम सिंपल ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर इसको ज्योमेट्री में पार्ट डिवाइड करके निकाल सकते हैं। लेकिन जहां कर्व हमारा बन जाता है वहां हम फिर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बना पाते प्रॉपर, इसलिए हम उस ऐसे ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने के लिए अब हम मैथमेटिक्स में एक और नया टर्म पढ़ेंगे क्लास 11 से, दैट इज इंटीग्रेशन। अब मैं इसके आगे फॉर्मूले बताऊंगा आपको। तो यहां तक आप इंटीग्रेशन के नोट्स बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा यहां तक। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का ये तो हमें एक आइडिया लेना था, जिसको आप मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में और 11th में, 12th में ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो वहां क्या होगा आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन 12th में तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्लास 11th में ही इसकी जरूरत पड़ जाती है फिजिक्स में। तो इसलिए मैं मेन जो फॉर्मूले हमारे हैं और जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन में देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे हमारे सामने फिजिक्स में। मान लीजिए मेरे से कहा जाए y इक्वल टू,
मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं सबसे पहले। कोई फंक्शन है आपका x की पावर n टाइप का, y इक्वल टू क्या है x की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है y का dx, दिस इज इंटीग्रेशन। ये साइन किसका होगा, इंटीग्रेशन y, पीछे क्या होगा dx, तो भी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन y की वैल्यू रख दीजिए x की पावर n dx। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन जब इसका हो जाएगा तो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इस फंक्शन में आपकी कोई लिमिट नहीं लगी है, कोई लिमिट नहीं लगी है, तो हम पीछे से एक कांस्टेंट जोड़ेंगे c, क्यों, तो हम इसको कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। हमें नहीं पता है कि किस रीजन से किस रीजन तक हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जहां इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा वहां हम एक कांस्टेंट c ऐड करेंगे, ठीक। अगर इसी फंक्शन में अगर ये होता 1 to 2 x की पावर n dx, तो तब ये बनेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। लेकिन अगर लिमिट, ये भी मैं आगे आपको सॉल्व डिटेल में बताऊंगा, अगर ये लिमिट ऐसे लगा दी जाए तो फिर हम कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, और ऐसा इंटीग्रल को हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ये कैसे होंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, जहां लिमिट, ये नीचे जो लिखा है मैंने 1 और जो ऊपर लिखा है 2, इनको लिमिट बोलते हैं। अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ये नीचे लिखा है तो ये दिस इज लोअर लिमिट, इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट, और जो 2 ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर। तो इसी को मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन करूं इस फॉर्मूले को। तो हमारे पास देखिए दो चीजें हैं मेरे पास। अगर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो आपने फॉर्मूला याद है आपको, n x की पावर n-1, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और यही कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n करना है तो d अपॉन dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n अगर करना है तो x की पावर n लिखेंगे, ये साइन लगाएंगे और यहां पर dx लिखेंगे। हमें केवल x की पावर n का करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या है, ये साइन, साथ में dx भी लिखना है हमें खुद, ठीक। क्योंकि तो इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा है y dx होता है, जहां पर y केवल फंक्शन होता है, ये dx और ये हम खुद जोड़ते हैं। अब ये dx ही होना जरूरी नहीं है, dy भी हो सकता है। अगर dy होगा तो इसको हम y की पावर n dy कहेंगे। जैसे हम यहाँ क्या कहते थे, d अपॉन dy ऑफ y की पावर n, तो n y की पावर n-1 होता था। ऐसे में यहाँ y की पावर n कहेंगे तो dy आएगा पीछे। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n या x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c मीन्स कांस्टेंट। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ऐसे y की पावर n क्या हो जाएगा, पहले यहां पर देख लीजिए, y की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c क्यों ऐड कर रहा हूं मैं कांस्टेंट, क्योंकि तो हमने इस इंटीग्रेशन में कोई लिमिट यूज नहीं की है, तो दैट्स व्हाई ये क्या है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसको हम क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि जिसमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक किया जा रहा है, कोई लिमिट एक्सप्लेन ना हो, उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। और जहां लिमिट लग जाएगी वो क्या बन जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे से कहा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हाँ, इसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं इस फॉर्मूले में। पहले इस फॉर्मूले में एक चीज ये है कि जो हमारा n हो सकता है नॉट इक्वल टू -1 होगा, ये बात ध्यान रखना। इस फॉर्मूले में कभी भी n-1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। क्यों, अगर n-1 हो जाएगा तो यहां देखिए आप x की पावर -1 + 1, तो x की पावर ऊपर तो चलो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन नीचे n के ऊपर -1 रखिए, -1 + 1 क्या बन जाएगा 0, और इसको आप 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए यानी कि n इक्वल टू -1 पर ये इंटीग्रेशन डिफाइन ही नहीं है, तो ठीक। तो n इक्वल टू -1 के अलावा बाकी सब पर ये इंटीग्रेशन आपका वैलिड है। ये फॉर्मूला केवल ओनली n इक्वल टू -1 पर ये वैलिड
नहीं है। n इक्वल टू -2 पर ये वैलिड है, -3 पर वैलिड है, कुछ भी हो सकता है अदर देन -1, नोट डाउन प्लीज। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा y dx और इक्वल, जैसे हम dy बाई dx लिखते थे ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, यहां क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए अब फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n dx का क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर यहाँ पर n के ऊपर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा x की पावर n+1 2+1 अपॉन n+1 2+1 प्लस कांस्टेंट c ऐड कर लेना है। क्यों c ऐड किया, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हमें कोई लिमिट नहीं दी है। तो ये बन गया हमारा x³ अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब हम कुछ और भी लेते हैं, देखिए क्या है, कुछ फॉर्मूले फिर मैं नोट कराऊंगा आपको आज। और देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेशन x³ dx, मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन करिए x³ dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसी फॉर्मूले से x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो n की जगह पर कितना है, इस फॉर्मूले से आप कंपेयर करें तो 3। ठीक, तो x की पावर 3 n+1 3+1 अपॉन 3+1। ठीक, तो इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन x³ dx कितना आया हमारे पास, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, आंसर। ठीक, अब मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा और आगे लिमिट वाला बताता हूं, डेफिनेट इंटीग्रल। अगर इसी को डेफिनेट इंटीग्रल करना हो, सपोज मुझे ये दिया हो क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे सॉल्व करना है इंटीग्रेट x³ dx को लिमिट 1 to 2, कोई फंक्शन है मान लीजिए, आपको क्वेश्चन में बाद में और समझ में आएगा, अभी अब इसको सॉल्व करना सीखिए, हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 to 2 इसको सॉल्व करना है। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रल तो कुछ नहीं, आपको बस कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, पीछे लिमिट लगाना मैं सिखाऊंगा। देखिए पहले तो इसको ऐसे ही इंटीग्रेट करिए, इसका मतलब है x³ dx का क्या जाएगा, x sin dx से x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो यहाँ किया था सेम। तो n कितना है 3, तो x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन हो गया है। अब जो लिमिट है इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे लिमिट वाले क्वेश्चंस में, केवल यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और नीचे लोअर लिमिट लिख देंगे राइट साइड में, ब्रैकेट के राइट साइड में नीचे लोअर लिमिट 1 और ऊपर लोअर अपर लिमिट 2। समझ आया, मैंने कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन किया है, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 और लिमिट ऐसे अप्लाई कर दी। अब ये आगे बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 1 to 2, ये तो बनेगा, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं। देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन x³ dx क्या आया, x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 1 to 2। अब इस लिमिट को अप्लाई करना सीखिए। देखिए इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं 2 को। अब इसमें इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2, तो 1 to 2 x³ dx की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट लगाने के लिए जो x4 अपॉन 4 है ना, इसमें इस x की जगह पर पहले अपर लिमिट रख देना है। x की ऊपर क्या रख दो, कहा मैंने, अपर लिमिट को इसके यहाँ पर रख दो, यानी कि x के ऊपर क्या रख दो 2 ब्रैकेट के अंदर ही, तो 2 की पावर 4 अपॉन 4 ऐसे ही रहेगा, नीचे बाकी सब वैसे ही रहेगा। आप चाहते तो इसमें से 1 अपॉन 4 कॉमन भी ले सकते थे बाहर कांस्टेंट को, मैंने नहीं लिया है, मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक, तो हमने अपर लिमिट लगा दी, यानी कि x के ऊपर 2 रख दिया। अब आपको खुद से माइनस साइन लगा देना है बीच में क्या लगा देंगे, माइनस साइन। अब इसी में लोअर लिमिट लगा के इसको रख दीजिए, तो लोअर लिमिट कितना रखेंगे 1, तो 1 x के ऊपर 1 की पावर 4 अपॉन 4 ऐसे आया। ये आप समझ गए, मैंने क्या किया, कुछ नहीं, x की पावर 4 अपॉन 4 में पहले अपर लिमिट रख दिया x की जगह पर, 2 की पावर 4 अपॉन 4 ऐसे ही रहा, माइनस साइन खुद से जोड़ देना है, लोअर लिमिट रख दीजिए 1 की पावर 4 अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 16, तो आ जाएगा 16 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक, तो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ गया 15/4। ये हमें इस इंटीग्रेशन की प्रॉपर वैल्यू भी मिल गई, ऐसे ये 15/4 आंसर है। ठीक,
तो ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट भी हमें दी हो, किस रीजन में इंटीग्रेशन होना है, इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। अगर इनडेफिनेट, यहां तक हमें कुछ एक्स की कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये अपने आप में सही आंसर है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग। इसी क्वेश्चन एक्स क्यूब डीएक्स में हमें लिमिट दे दी, तो ये क्या बन गया हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अब इस फॉर्मूले को नोट करिए और इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे कुछ देख रहा हूं आपके लिए। अब देखिए कुछ और चीजें आपको देखनी, जैसे आपने क्या देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है 1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। ऐसे ही यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 का जो इंटीग्रेशन होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे हम c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, या कभी हमारा खाली dx आएगा तो हम इसको भी लिख देंगे dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला है, अपने आप में फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं कुछ आपको फॉर्मूले नोट करवाऊंगा यहाँ पर। एक क्वेश्चन देखिए, सपोज मेरे पास मुझे इंटीग्रेट करना है, एक मुझे दिया है y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने ले लिया 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इससे पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। अगर इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx हो तब क्या होगा, x की पावर -1 dx। तो देखिए भाई, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो ये फॉर्मूला है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला नॉट अप्लाइड है, इसमें आपका n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 हो जाएगा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो x की पावर -1 dx, n क्या हो गया, -1 हो गया, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहां पर हम इस x की पावर -1 को हम क्या 1 अपॉन x लिख सकते हैं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x इसको लिखेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता था, 1 अपॉन x होता था, याद है आपको, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x का, ये log x हो जाएगा। जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे आपने देखा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन x, ठीक। x की 1 अपॉन x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, ठीक। ऐसे अभी मैं आपको sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मैं भी आपको और भी फॉर्मूले बताऊंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x से होता है। तो यहां जो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये sin x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो ये आपने पढ़ा था माइनस sin x, तो जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x का, ये हो जाएगा माइनस cos x, जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें प्लस c कांस्टेंट लगेगा, ये फॉर्मूले हम अभी आपको और भी बताएंगे डिटेल में। तो ये क्या है, कहने का मतलब इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट लेके ऊपर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पर, आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे देखिए ये क्वेश्चन में एक आपको सॉल्व करना बताऊं, देखिए इस टाइप का है। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे हर एक फंक्शन को, ऐसा ही सेम इंटीग्रेशन में भी करना है, सेम वही मेथड है। तो इंटीग्रेशन y dx, जैसे हम dy by dx लिखते थे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे का 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। अब हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाते थे, ठीक। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर आपको देखना चाहिए, जो बच्चे इसको देख रहे हैं इंटीग्रेशन, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा इससे पहले आप YouTube पर डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख लें। तो इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, अलग अलग अप्लाई कर दिया हर एक में, dx dx dx। अब देखिए आप डिफरेंशिएशन में 4 को बाहर लेते थे कांस्टेंट, यहां भी आपको 4 को बाहर ले लेना है, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस यहां से 3 कॉमन ले लीजिए बाहर, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के,
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक, तो देखिए 4x क्यूब का क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला सब जगह यही लगना है इसमें, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन के लिए है फॉर्मूला। ठीक, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर 4n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 ये आ जाएगा, प्लस 3 मुझे यहाँ इनटू है बीच में साइन, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, अगर यहाँ पर 2 है तो x स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3, तो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 dx। dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था अभी, dx को 1 इंटू dx लिख सकते हैं, तो x प्लस c यानी कि x बताया था, यानी कि यह सिंपल dx का क्या हो जाएगा x, तो प्लस 2 तो ये रहा, इसका क्या हो जाएगा x। अब आप चाहें तो ये हम सारे टर्म में एक एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, हम चाहते तो इसका करने के x क्यूब के बाद c1 कांस्टेंट जोड़ देते, आपको बुक्स में ऐसा मिल सकता है, x स्क्वायर के बाद एक कांस्टेंट c2 यहाँ पर जुड़ेगा, मेन मेथड यही होता है, फिर एक यहाँ जुड़ेगा c3, इन सारे कांस्टेंट का सम हम क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट, तो लास्ट में हम लगा देंगे प्लस c। प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि तो हमें कोई लिमिट नहीं दी थी कि किस वैल्यू में हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए हमारा ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया फंक्शन y dx, ये आंसर हमारा होगा। ठीक, तो इसलिए ये कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में यहाँ पर अब कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन के साथ, जो हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे, और फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो मैं अभी फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। ओके, अब इस लेक्चर में मैंने आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं इंटीग्रेशन के, अभी कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फॉर्मूले लिखेंगे प्रोडक्ट और कोसेंट रूल के। तो देखिए अभी आपको क्या फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx, अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हमने सब में जोड़ा है, देखिए सारे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c ऐड किया है, क्यों, क्योंकि तो ये सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल हैं, कहीं भी कोई लिमिट आपको पता नहीं है, तो इसलिए हमने लिखा है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ये सारे। dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी कि देखिए जस्ट उल्टे होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, आप इसको 1 इंटू dx भी लिख सकते हैं या सिंपल dx भी लिख सकते हैं, डोंट कंफ्यूज। तो 1 का इंटीग्रेशन x, जबकि x का डिफरेंशिएशन 1। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, नहीं सॉरी डिफरेंशिएशन cos x होता था, और cos x का माइनस साइन एक्स होता था डिफरेंशिएशन, यहाँ इंटीग्रेशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ये याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, बस साइन चेंज होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन सॉरी ये माइनस sin x नहीं होगा, ये क्या होगा sin x होगा, cos x का इंटीग्रेशन ओनली sin x होता है, sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x, जबकि डिफरेंशिएशन क्या है sin का सिंपल cos, तो इंटीग्रेशन माइनस cos, cos का माइनस sin तो cos का sin। ठीक, तो आप ये भी कह सकते थे जस्ट रिवर्स होता है विद sin, मैं आपको आगे समझाऊंगा इसको और कैसे। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d अपॉन dx ऑफ tan x, ये होता था sec स्क्वायर x, होता था नहीं होता था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ठीक, cot x का क्या होता था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ cot x, ये माइनस cosec स्क्वायर x होता था ना, तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो cot x होगा, इंटीग्रेशन उल्टा, तो कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन cot x होगा, तो कोसेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा माइनस cot x, बस माइनस का साइन, जैसा आप यहाँ पर कह सकते हैं माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x होगा, अगर मैं इससे बोलूँ ना माइनस cos x का, जैसे सॉरी यहाँ से लिख लीजिए cos x का अगर माइनस sin x है, तो माइनस sin x का क्या होगा cos x होगा माइनस sin x का, तो इंटीग्रेशन माइनस sin x का क्या होगा cos x, तो sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ही अगर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, हाँ यही मैंने आपको बताया, ऐसे अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या है हमारे चेंजेस हैं, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन x है तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन होगा cos x, माइनस साइन x का होता cos x माइनस साइन x का, लेकिन हम साइन x का हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x। गॉट इट, बस रिवर्स है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। ऐसे आपने देखा sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, d अपॉन dx ऑफ sec x, ये हमारा होता था sec x tan x, ठीक है, तो sec x का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास हो जाएगा cosec x, cosec x का देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस cosec x। ऐसे ही 1 अपॉन x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता था, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log x, e की पावर x का देखिए डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता था, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e की पावर x। ऐसे ही a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a, जहां पर a ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये sin x sin इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन होता था, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। ऐसी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ऐसे इसका ये हो जाएगा। तो आप इन फॉर्मूले को देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद से आप इनको समझिए। ओके, तो आपने देखा आज के इस लेक्चर में आपको क्या करना है, ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूले आप नोट करिए, इससे पहले इंटीग्रेशन जो मैंने समझाया है उसको देखिए और जो क्वेश्चन पहले कराए थे उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, इंटीग्रेशन समझना बहुत जरूरी है और डिफरेंशिएशन भी। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।